कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में हम डायरेक्टर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। डायरेक्टर्स की नियुक्ति, डायरेक्टर्स को पद से हटाना, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। आज हम लेंगे स्वतंत्र संचालक, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में। तो इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर्स है उनका अर्थ और परिभाषा की पहले चर्चा करेंगे। यानी स्वतंत्र संचालक से तात्पर्य कंपनी के संचालक मंडल के ऐसे संचालक से है जिसका अथवा जिसके किसी रिश्तेदार का पारिश्रमिक प्राप्त करने के अतिरिक्त कंपनी या उसकी सूत्रधारी, सहायक या सहचारी कंपनी में कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसा कोई सारवान मौद्रिक हित नहीं है जिससे संचालक मंडल में उसकी राय की निष्पक्षता प्रभावित होती हो अथवा हो सकती हो। इसमें अब जो है परिभाषा है या जो ये है, इसमें हम कार्यकारी या काम चलाऊ परिभाषा के रूप में इसको कह सकते हैं, किंतु कंपनी अधिनियम 2013 में एक व्यापक परिभाषा दी गई है। इस अधिनियम के अनुसार किसी कंपनी के संदर्भ में स्वतंत्र संचालक से तात्पर्य प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक अथवा नामांकित संचालक के अतिरिक्त किसी ऐसे संचालक से है जिसमें कुछ जो निम्नलिखित योग्यताएं या अर्हताएं होती है। इनको कौन कौन सी है? जैसे जो संचालक मंडल की राय में विश्वसनीय व्यक्ति है तथा जिसे विशेषज्ञता एवं अनुभव प्राप्त है। जो व्यक्ति जो कंपनी का अथवा उसके सूत्रधारी या सहायक या सहचारी कंपनी का प्रवर्तक नहीं है या जो कंपनी या उसकी सूत्रधारी, सहायक या सहचारी कंपनी के प्रवर्तक अथवा संचालक का रिश्तेदार या नातेदार नहीं है, या जिसका कंपनी या उसकी सूत्रधारी, सहायक या सहचारी कंपनी में कोई मौद्रिक हित नहीं है अथवा नहीं था, या जिसका स्वयं का अथवा उसके किसी भी नातेदार का कंपनी या उसकी सूत्रधारी, सहायक या सहचारी कंपनी के सकल आवर्त विक्रय अथवा सकल आय के 2% या अधिक राशि अथवा 50 लाख रुपए अथवा निर्धारित की गई अधिक राशि में से जो भी कम हो का पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों में अथवा चालू वित्तीय वर्ष में मौद्रिक संबंध या लेन देन नहीं है अथवा नहीं रहा है, या जो स्वयं अथवा उसका कोई भी नातेदार कंपनी में अथवा उसकी सूत्रधारी, सहायक या सहचारी कंपनी में ऐसी नियुक्ति के प्रस्ताव वाले वर्ष में तत्काल पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों में प्रबंधकीय पदाधिकारी पद धारित किए हुए नहीं है अथवा उसमें कर्मचारी नहीं है अथवा कर्मचारी नहीं था, या जो स्वयं अथवा उसका कोई भी रिश्तेदार ऐसी नियुक्ति के प्रस्ताव वाले वर्ष से तत्काल पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों में निम्नांकित संस्थाओं में से किसी का कर्मचारी या एकाकी स्वामी या साझेदार नहीं रहा है। जैसे कंपनी या उसके सूत्रधारी, सहायक या सहचारी कंपनी की अंकेक्षकों अथवा व्यवसाय परत जो व्यवसायरत है उस कंपनी का सचिव अथवा लागत अंकेक्षकों की फर्म का, ऐसी विधिक या सलाहकारी फर्म का जिसके कुल आवर्त की 10% या 10% से अधिक राशि का कंपनी अथवा उसकी सूत्रधारी, सहायक या सहचारी कंपनी के साथ लेन देन है, या जो स्वयं अथवा उसका कोई भी नातेदार अथवा सभी मिलकर कंपनी की कुल मताधिकार शक्ति को 2% या अधिक शक्ति धारित करता है, या जो स्वयं अथवा उसका कोई भी नातेदार
किसी ऐसे गैर लाभकारी संगठन का प्रमुख, कार्यपालक या संचालक है और वह संगठन अपनी आय का 25% या अधिक भाग कंपनी, इसके प्रवर्तकों, संचालकों अथवा इसकी सूत्रधारी, सहायक या सहचारी कंपनी से प्राप्त करती है, अथवा वह कंपनी की कुल मताधिकार शक्ति के 2% या अधिक शक्ति को धारित करता है। एंड लास्ट है, जो निर्धारित की गई किसी अन्य योग्यता या अर्हता को रखता है। ये धारा 149(6) में दिया हुआ है। इस तरह से भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में स्वतंत्र संचालक के बारे में ये सारी बातें कही गई है। अब संचालकों की जो स्वतंत्र संचालक है, इनसे संबंधित कुछ प्रावधान दिए हुए हैं। उन प्रावधानों में पहला है सूचीबद्ध कंपनियों के लिए। तो प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के लिए कुल संचालकों में से कम 1/3 संचालक स्वतंत्र होंगे, धारा 149(4). नेक्स्ट है, निर्धारित वर्ग की कंपनी के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए वर्ग या वर्गों की कंपनियों में केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम संख्या में संचालक स्वतंत्र संचालक होंगे, धारा 149(4). या ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि स्वतंत्र संचालकों की संख्या की गणना करने में कोई अपूर्ण संख्या आती है तो उस अपूर्ण संख्या को पूर्णांक तक बढ़ाया जाएगा। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी में 10 संचालक है तो उसमें 3.33 संचालक अर्थात 4 संचालक स्वतंत्र संचालक होंगे। 149(4) में इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। एमसीए द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार निम्नांकित वर्ग या वर्गों की कंपनियों को कम से कम 2 स्वतंत्र संचालक नियुक्त करने होंगे। पहले, प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 10 करोड़ रुपए या अधिक की है। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए या अधिक का है। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी जिसके बकाया ऋणों, ऋण पत्रों तथा जमाओं की कुल राशि 50 करोड़ रुपए से अधिक है। यहाँ इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि उपर्युक्त नियम में वर्णित किसी कंपनी को अंकेक्षण समिति के गठन के कारण अधिक संख्या में स्वतंत्र संचालकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पड़ती है तो उस कंपनी को अधिक संख्या में स्वतंत्र संचालक नियुक्त करने होंगे। नियम DIR 4 का उपबंध प्रथम। कभी कभी कोई कंपनी इन नियमों के अधीन निरंतर 3 वर्षों तक आना बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में उस कंपनी को इस नियम के अधीन स्वतंत्र संचालकों की नियुक्ति तब तक नहीं करनी पड़ेगी जब तक वह कंपनी इस नियम के अधीन नहीं आ जाती है। नियम DIR 4 का उपबंध तृतीय। एक बात और उल्लेखनीय है कि यदि कोई कंपनी किसी ऐसे वर्ग की कंपनियों में आती है जिनके लिए तत्समय प्रभावी किसी कानून के अधीन अधिक संख्या में स्वतंत्र संचालक नियुक्त करना निर्धारित किया गया है तो ऐसी कंपनी उस कानून में निर्धारित अपेक्षाओं की अनुपालना करेगी। नियम DIR 4 का उपबंध चतुर्थ। इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस नियम के संबंध में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी कंपनी के प्रदत्त अंश पूंजी, आवर्तन या विक्रय, बकाया ऋण पत्रों, ऋणों तथा जमाओं की वह राशि मानी जाएगी जो उस कंपनी के अद्यतन अंकेक्षित वित्तीय विवरणों में विद्यमान होगी। नेक्स्ट है विद्यमान कंपनियों में नियुक्ति। प्रत्येक ऐसी कंपनी जो कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने के समय विद्यमान है
को इस अधिनियम के लागू होने अथवा इस संबंध में नियमों की अधिसूचना की तिथि के 1 वर्ष के भीतर उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र संचालकों की नियुक्ति करनी होगी। इस संबंध में स्वतंत्र संचालकों द्वारा घोषणा की जाती है। प्रत्येक स्वतंत्र संचालक निम्नांकित अवसरों पर इस आशय की घोषणा करेगा कि वह कंपनी अधिनियम की धारा 149(6) में निर्धारित की गई स्वतंत्रता या निष्पक्षता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है। पहला, संचालक मंडल की उस सभा में जिसमें वह पहली बार उपस्थित होता है या भागीदारी करता है। दूसरा, तत्पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष की संचालक मंडल की प्रथम सभा में। और तीसरा, परिस्थितियों में ऐसा परिवर्तन होने पर जिसमें उसकी स्वतंत्र संचालक की हैसियत प्रभावित होती हो, धारा 149(7) में। आगे संचालकों के अधिकार एवं कर्तव्य, अधिकार और दायित्व। अनुसूची 4 के प्रावधानों का पालन करना। प्रत्येक कंपनी एवं स्वतंत्र संचालक को अनुसूची 4 के प्रावधानों की अनुपालना करनी चाहिए। धारा 149(8) अनुसूची 5 के प्रावधान इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट है पारिश्रमिक प्राप्ति का अधिकार। प्रत्येक स्वतंत्र संचालक फीस के रूप में पारिश्रमिक संचालक मंडल की तथा अन्य सभाओं में उपस्थित होने के लिए किए गए व्ययों का पुनर्भरण तथा सदस्यों द्वारा अनुमोदित लाभ आधारित कमीशन प्राप्त कर सकता है, किंतु किसी भी स्वतंत्र संचालक को कर्मचारी स्टॉक विकल्प प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। पारिश्रमिक तथा कमीशन का अधिकार धारा 197 तथा धारा 198 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए ही होगा। नेक्स्ट है कार्यकाल की अवधि तथा पुनर्नियुक्ति। किसी भी स्वतंत्र संचालक का कार्यकाल 5 निरंतर वर्षों तक का हो सकता है, किंतु उस कंपनी द्वारा विशेष संकल्प पारित करने पर उसे पुनः नियुक्त किया जा सकेगा। पुनर्नियुक्ति का प्रकटीकरण संचालक मंडल के प्रतिवेदन में करना होगा, किंतु इस प्रावधान का पालन करते समय धारा 152 के प्रावधानों का पालन भी करना होगा। एमसीए द्वारा निर्गमित परिपत्र द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि धारा 149(10) के अनुसार एक स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति 5 वर्षों तक के लिए ही की जा सकती है। इस प्रकार एक स्वतंत्र संचालक को 5 वर्षों या 5 वर्षों से कम अवधि के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। अतः 5 वर्ष से कम अवधि भी एक पूर्ण काल मानी जाती है, और जिस संचालक को 5 अथवा कम वर्षों की अवधि के लिए एक बार नियुक्त कर दिया गया है, उसे 5 वर्षों के एक और कार्यकाल के लिए ही नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है कार्यकाल की अधिकतम अवधि। कोई भी स्वतंत्र संचालक किसी एक कंपनी में 2 अवधियों से अधिक के लिए पदभार ग्रहण नहीं कर सकेगा, किंतु कोई भी स्वतंत्र संचालक अपने कार्यकाल की समाप्ति के 3 वर्षों के अंतराल के पश्चात उसी कंपनी में पुनः स्वतंत्र संचालक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। कोई भी स्वतंत्र संचालक 3 वर्षों के अंतराल की अवधि में कंपनी में किसी भी हैसियत में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियुक्त या संबंधित नहीं किया जा सकेगा। ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इस अधिनियम के लागू होने के समय स्वतंत्र संचालक के विद्यमान कार्यकाल को इन प्रावधानों के अधीन कार्यकाल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है दायित्व। प्रत्येक स्वतंत्र संचालक को केवल उन भूलों या चूकों के लिए उत्तरदायी माना जाएगा जो निम्न कारणों में से किसी कारण से हुई है। पहली, संचालक मंडल की प्रक्रिया के अनुसार जिन भूलों चूकों के उसकी जानकारी में हुआ माना जाएगा, उन भूलों या चूकों के लिए जो उसकी सहमति या मौनानुगता से हुई है,
या उन भूलों या चूकों के लिए जो उसके प्रयासों या उसकी सचेतना में कमी के कारण हुई है। नेक्स्ट है बारी से रिटायर नहीं। स्वतंत्र संचालकों की नियुक्ति पर संचालकों के बारी से रिटायर होने संबंधी प्रावधान लागू नहीं होते हैं, अतः स्वतंत्र संचालक बारी से रिटायर नहीं होते हैं। एंड लास्ट है इसका आकस्मिक पद रिक्त। स्वतंत्र संचालक का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है तो संचालक मंडल द्वारा निम्न प्रकार से उसको भर दिया जाता है। पहला, शीघ्रातिशीघ्र किंतु संचालक मंडल की आगामी सभा के बाद नहीं, उस रिक्तता की तिथि से 3 माह के भीतर नियम DIR 4 का उपबंध द्वितीय। इस प्रकार संचालक जो स्वतंत्र संचालक है उसके वैधानिक प्रावधान, उसके कर्तव्य, उसके अधिकार और उसके दायित्व के बारे में आपने जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।